गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है भारत पर प्रमुख विदेशी आक्रमण, इसको कवर करेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ आदि एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये टॉपिक आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। भारत पर सबसे विख्यात जो विदेशी आक्रमण है ये सिकंदर का था। हालांकि वह भारत पर शासन नहीं कर पाया क्योंकि उसके सैनिक जो है उन्होंने कहा कि भैया हम झेलम को पार नहीं करेंगे और हम वापस चलते हैं। भारत पर जो है आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक एकमात्र ऐसे आक्रमणकारी थे जिनके आक्रमणों ने भारतीय भूमि में एक नया धर्म स्थापित कर दिया जिसको कहा गया मुस्लिम धर्म। हालांकि इससे पहले भी कई आक्रमण हुए थे किंतु उन आक्रमणकारियों ने किसी ने बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं हिन यवन जो थे अपना लिया, जबकि कोई किसी ने शैव धर्म जिसमें शक प्रथाई कुषाण हुनते ये आदि उपासक बन गए थे। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ये एकमात्र ऐसे थे जो भारत से आए और अपना धर्म अपने साथ लेकर आए थे। इस प्रकार भारत पर हुए आक्रमण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं हम इसको? तो दोस्तों इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आक्रमण था ये मुस्लिम ने किया था और ये जो मुस्लिम थे ये अरब और तुर्क के थे जिनका उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, उसकी स्थापना करना। लेकिन कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी ऐसे भी थे जिनका भारत की धन संपदा को देखकर मन मचल गया और उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि भैया चलो भाई हम इसे लूट के आते हैं। और जिससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत उनकी वजह से भी मुस्लिम धर्म को बढ़ावा मिला। जबकि जो दूसरे आक्रमणकारी थे जो प्राचीन काल के थे या कह सकते हैं प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो उसमें पढ़ते हैं तो उनका उद्देश्य क्लियर होता था कि भैया हमें क्या करना है, अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना है और साथ में क्या है जो भी धनवन मिलता है उसको भी लूट लेते हैं। एक बार क्या हुआ, बात थी दोस्तों 1398 की, जो चंगेज़ खां था जिसको कहा जाता है कि उसने सिकंदर के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया जीत ली थी। वो एक दुश्मन का पीछा करते हुए भारत तक पहुंच गया था किंतु उसने क्या करा, सिंधु नदी को कभी भी क्या है पार नहीं किया। और जो दुश्मन था इसका जब वो भारत आ रहा था तो क्या करा, इल्तुतमिश ने उसको वापस भगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ उसने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया और इससे भारत सुरक्षित रहा। क्या हुआ, भारत जो है चंगेज़ खां से इस तरीके से सुरक्षित रहा था। तो दोस्तों उस समय जो दिल्ली का शासक था ये था इल्तुतमिश, जो आपके गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ईरानी या फारसी आक्रमण। ईरानी सम्राट साइरस जो किस साम्राज्य का था, ये था हकामनी साम्राज्य का। तो दोस्तों इसका जो भारत पर आक्रमण हुआ था जो असफल रहा था ये हुआ था 550 ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व में, जिसको कहते हैं दारा प्रथम या इसको कहते हैं हम डेरियस भी कहते हैं, कुछ जगह इसको कुरुस भी कहा गया है। इसके द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण किया गया था जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, गंधार क्षेत्र फारसी साम्राज्य में मिल गया था। अब बात करते हैं यूनानी आक्रमण जो किया था किसने, सिकंदर ने। और ये कहाँ का था, ये था मंगदूनिया का जिसको मैसिडोनिया भी कहते हैं। इसने क्या था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया और ब्यास नदी से यह वापस लौट गया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और उसका जो समकालीन सम्राट था भारत में तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या करा,
सेल्यूकस को हरा दिया, सेल्यूकस को हरा दिया, जिससे क्या हुआ, जो भी भारत का राज्य सेल्यूकस के पास था उसने ये वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया? माफ़ कीजिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो शासन था ये था धनानंद का, जो नंद वंश का एक प्रतापी शासन था। जबकि सेनापति निकेटर के साथ जब युद्ध हुआ था तो उस समय मगध की गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। हिंद यवन का आक्रमण, जिसको कहते हैं मेडेट्रियस प्रथम, ये हुआ था 190 ईसा पूर्व में। उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो क्षेत्र सिकंदर के जीते क्षेत्र से भी विशाल था। ऐसा कहा जाता है जिस क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया था ये सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब बात करते हैं शकों के आक्रमण के। तो दोस्तों इनका एक प्रतापी शासक हुआ है जिसका नाम था रुद्र दामन, जो था आपका 90 ईसा पूर्व। भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गोमतीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन साम्राज्य संबंधित है, वह अन्य शासकों द्वारा खदेड़ दिया गया। क्या करा? खदेड़ दिया गया। किसके द्वारा? गोमतीपुत्र सातकर्णी व अन्य शासकों द्वारा। अब आगे बात करते हैं हम पार्थिया या पल्लव आक्रमण। तो दोस्तों माउस वन जो है इसका आक्रमण हुआ था सदी ईसा पूर्व में। सदी ईसा पूर्व का अंत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। भारत में वास्तविक पल्लव साम्राज्य का संस्थापक जो है ये था मिथ्रेडाटस फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे कुशानिया यूची का आक्रमण। कडफिश प्रथम या कुजुल खडफिशेज, इसका आक्रमण हुआ था, ये हुआ था 15 ईस्वी में। किसमें? 15 ईस्वी में। उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर हिंदू कुश पर्वत को पार कर गंधार पर पहुंच गया था। कुषाण के ही एक राजा थे प्रसिद्ध जिसका नाम था कनिष्क, जिसने 58 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। दोस्तों ऐसा है, शुद्ध सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक जो चलाए थे ये चलाए थे कुषाण शासकों ने। और अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो ये चलाए थे गुप्त शासकों ने। अगर शुद्ध सोने के सिक्के, तो शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण, और अगर सर्वाधिक तो ये आपका गुप्त शासक। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। चलिए अब आगे देखते हैं हुनों का आक्रमण। तो दोस्तों इसमें जो फेमस थे ये थे तिगिन एवं खुसनेवाज स्कंदगुप्त, जिसका कार्यकाल था 455 से 468 ईस्वी तक के शासनकाल के अंत के समय में हुनों का असफल आक्रमण हुआ था भारत में, क्योंकि स्कंदगुप्त ने इनको खदेड़ दिया था। स्कंदगुप्त के समय में हुन गंधार से आगे नहीं बढ़ सका। इसके शासनकाल में साम्राज्य प्राय हुनों से अक्षुण्ण हो गया, हुनों से छीन लिया था शासन। स्कंदगुप्त को यूरोप व एशिया का पहला शासक था जिसने हुनों को परास्त किया था। दोस्तों जो स्कंदगुप्त था ये एशिया और यूरोप का पहला शासक था जिसने हुनों को पराजित किया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे हम तिगिन एवं मिहिर कुल की। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोरमान द्वारा सफल आक्रमण किया गया। 485 ईस्वी तक पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया था।
तोरमान के पश्चात उसका पुत्र जो था मिहिरकुल उत्तराधिकारी बना। कालांतर में वह मालवा के यशोधर्मन से हार गया था। किससे हार गया था? मालवा के यशोधर्मन से यह हार गया था। अब बात करते हैं अरबी मुस्लिम आक्रमण की। 636 से 637 में सिंध महासागर से खलीफा उमर के समय असफल आक्रमण हुआ था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, जिसका भारत पर आक्रमण हुआ था 712 एडी में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सफल आक्रमण हुआ, किंतु भारत पर इसका प्रभाव कम पड़ा और ये भारत पर क्या है, पैर जमाने में असफल रहा। गुज्जर प्रतिहार शासक नागवट एवं बप्पा रावले, जिसको कहते हैं गहलोत वंश के संस्थापक, ने अरबों को गंदार तक खदेड़ दिया था। भारत जो वास्तविक आज के समय का जो है पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था, तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन कासिम, और जिसकी मृत्यु हो गई थी 715 में। कब इसकी मृत्यु हो गई थी? 715 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण की। तो दोस्तों सबसे पहले जो आया था ये था सुबुक्तगीन। कौन आया था? सुबुक्तगीन आया था, जिसका समय था 986 एडी। लप्तगीन का गुलाम व दामाद गजनी वंश थे। कौन थे? गजनी वंश, जिसको यामनी वंश भी कहा जाता है। यह 986 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। प्रथम तुर्क शासक कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो दोस्तों ये था आपका सुबुक्तगीन। कौन था दोस्तों? ये था आपका सुबुक्तगीन। उस समय गांधार का शासक जो है हिंदू शाही राजा जयपाल था। जयपाल को इसने क्या कर दिया था? जयपाल को इसने पराजित कर दिया था। जयपाल को इसने हरा दिया था। अब आगे बात करते हैं महमूद गजनबी 1001 सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सुल्तान की गद्दी धारण करने वाला प्रथम सबसे पहले या प्रथम शासक था, ये था महमूद गजनबी, सुबुक्तगीन का पुत्र, जिसने भारत पर क्या है 1001 एडी में पहला आक्रमण किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र था उसको लूटा। इस समय भीम प्रथम वहाँ का शासक था। कौन था दोस्तों वहाँ का शासक? भीम प्रथम था। अब बात करते आगे मोहम्मद गोरी की, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 पर। 1175 में भारत पर एक सफल आक्रमण किया था, और जिसके बाद क्या हुआ, उसको क्या हुआ, मुल्तान विजय हुई। क्या हुई दोस्तों? जो उसने पहला अपना सफल आक्रमण किया था, ये किया था 1175 में, और इसमें इसने मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद 1178 एडी में गुजरात शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से ये हार गया था, और भारत में इसकी ये पहली हार थी। अगर आपसे पूछ ले जाए मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कब थी, तो दोस्तों ये थी 1178 में। और किसने की थी? ये की थी भीम द्वितीय ने, भीम सेकंड ने की थी। और कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके एक साल बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गांधार ले गए थे। इसके बाद क्या हुआ, अजमेर में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? तो दोस्तों ये कर लिया था मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था ये अजमेर और दिल्ली का शासक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मोहम्मद गोरी को। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत में
मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये आपका मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी है। आगे बात करते हैं मंगोल आक्रमण। तो दोस्तों मंगोल आक्रमण का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी जो है ये था चंगेज खां, जिसका समय था लगभग 1236 में। दुश्मन का पीछा करते हुए सिंध नदी तक आया, परंतु सिंध नदी से आगे नहीं बढ़ा। इसके समकालीन जो भारत में शासक था तो दोस्तों ये था इल्तुतमिश, जिसका समय काल था 1210 से 1236, जो गुलाम वंश से संबंधित था। दोस्तों इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान था। जो प्रथम महिला शासक थी, आगे देखते हैं तैमूर लंग। इसका समय काल है 1398। मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान को विजय करने के बाद भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक यह बढ़ गया था। इसके समय भारत में तुगलक शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद था, जिसे नुसरत शाह भी कहा जाता है, और इसका समय काल था 1394 से 1398। 15 दिनों तक दिल्ली लूटपाट व कत्लेआम करने के पश्चात खिज़र खां को अपने जीते हुए प्रदेश सौंपकर वापस चला गया था। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश समाप्त हो गया और सैयद वंश की नींव डली, और ये नींव डाली थी खिज़र खां ने। अब आगे बात करते हैं हम मुग़ल शासक की। तो दोस्तों मुग़ल शासन या मुग़ल आक्रमण जो है सबसे पहले किया था बाबर ने। ये किया था इसने 1519 में। बाबर के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध सफल अभियान प्रारंभ किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया था, और इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति के पश्चात मुगल वंश का सदा के लिए अंत हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मुगल वंश है ये आपको 1526 से 1847 तक देखने को मिलता है। कब? 1526 से 1847 तक। ये पहले व अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ऐसा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था या राज किया था, तो दोस्तों ये थे आपके मुग़ल, जिन्होंने 300 वर्ष से भी अधिक समय तक भारत पर राज किया था। अब बात करते हैं ईरान का आक्रमण। तो दोस्तों ईरान के एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी थे जिनका नाम था नादिर शाह, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। नादिर शाह फारस का शासक था जिसका उपनाम था ईरान का नेपोलियन। इसको ईरान का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पूरे ईरान को जीत लिया था। अब बात करते हैं आगे समकालीन शासक मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको कहते थे रोशन अख्तर। इसका समय था 1719 से 1748। दोनों के मध्य करनाल का युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ था 1739 में, जिसमें क्या हुआ, मुग़ल शासक जो था वो हार गया और लगभग आधे महीने तक दिल्ली में लूटपाट व कत्लेआम किया और फिर वापस चला गया। यह अपने साथ कोहिनूर हीरे को भी लेकर चला गया था, जो लगा हुआ था आपके तख्त ताऊत में, जिसको कहते हैं मयूर सिंहासन। और साथ में क्या हुआ, कोहिनूर हीरे के बाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारियों ने ये जो हीरा था, ये हीरा रणजीत सिंह को भेंट में दे दिया। जो दोस्तों नादिर शाह हीरा ले गया था मयूर सिंहासन के साथ, तो उसमें क्या हुआ, ये जो हीरा था, ये हीरा जो नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे, इन्होंने ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट में दे दिया था। अब आगे बात करते हैं
रणजीत सिंह के उत्तराधिकारों में दिलीप सिंह ने समझौते के तहत हीरो को किसको दे दिया था? तो दोस्तों ये दे दिया था महारानी महारानी विक्टोरिया को, माफ़ कीजिएगा, महारानी विक्टोरिया को दे दिया था बेड सबरूप। किसने दे दिया था? तो दोस्तों ये दे दिया था दिलीप सिंह ने। दिलीप सिंह ने किसको हीरा दे दिया था? तो महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। अब बात करते हैं आगे हम अहमद शाह अब्दाली, जिनका भारत पर आक्रमण हुआ था 1748 में। अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य के शासक थे, जिसने 7 बार आक्रमण किया था। आक्रमणों में प्रमुख जो है पानीपत का तृतीय युद्ध है, जो हुआ था 1761 में, जो हुआ था मराठा और अब्दाली के मध्य, जिसमें क्या हुआ, मराठा हार गए थे। गवर्नर नियुक्त कर वह वापस चला गया था। अवध शाह अब्दाली जो था भारत में अपना गवर्नर नियुक्त करने के बाद ये वापस चला गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमने देख लिया है कि भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे उनका क्या कारण था और वो किस वजह से हुए थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।